हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 45 यानी कि 45, जो आपको मिलेगा 17 अक्टूबर को यानी कि 17 अक्टूबर को। इसके अंदर बेटा जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा इतिहास का पार्ट 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसका भाग 3 आज हम करने वाले हैं, यानी कि तीसरी वर्कशीट है इसकी आज। तो आज हम जो पढ़ने और समझने वाले हैं इस वर्कशीट के अंदर वो है हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि हिटलर कैसे आए, उन्होंने क्या क्या जो है वो काम किए और कैसे जर्मनी की जो व्यवस्था थी, जर्मनी की जो हालत थी उसे जो है वो दोबारा जो है वो ट्रैक पे लेके आए, दोबारा उसको सही किया। तो हिटलर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिटलर के उदय की। हिटलर एक जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया, क्योंकि वर्साई की संधि एक टोटली अन्याय हुआ था जर्मन के साथ। पूरा का पूरा पहले विश्व युद्ध का दोष जो है वो इसी के ऊपर, जर्मन के ऊपर डाल दिया तो, और उनकी सेना को भी भंग कर दिया। तो वो काफ़ी दुखी और आग बबूला जो है वो हो गया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। 1919 में उसने जर्मन की जो वर्कर्स पार्टी थी उसमें सदस्यता ले ली, यानी कि वो मेंबर बन गए। जिसके बाद उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम जो है वो दिया और इसे नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता दिखाया। तो हिटलर सत्ता में क्यों आए थे? एक तो जो जर्मनी की बदहाल अर्थव्यवस्था थी उसके कारण, और एक राजनीतिक खाली, तो वाइमर जो रिपब्लिक था उसको लोगों ने नहीं अपनाया था, गणराज्य जो था उसको नहीं अपनाया था। तो राजनीतिक खालीपन भी था, समाज में गहराते जा रहे संकट जैसे कि मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, लूटमार, आपराधिक चीजें बढ़ने लगी थी जर्मनी के अंदर, लोग भूखे मर रहे थे। तो इसके कारण जो हिटलर है उसको सत्ता में पहुंचने में थोड़ी मदद मिली, यानी कि उसका रास्ता साफ हो गया। महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जिसको तानाशाही भी बोला जाता है, नात्सीवाद को। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई। यानी कि क्या हुआ था कि 1929 में जो बैंक थे वो एक जो मंदी चल रही थी उसके कारण जो था वो बैंकों का दिवालिया हो चुका था। दिवालिया मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए थे, काम धंधे बंद हो गए थे, कोई फैक्ट्रीज, कोई कारखाने जो थे वो बंद हो गए थे। अब उनके बंद होने से जहाँ मजदूर वहाँ पे काम करते थे उनका रोजगार छिन गया था। मध्य वर्ग के जो लोग थे जो जितना कमाते थे उतना खाते थे, उनको भूखमरी की जो डर था वो सता रहा था। सो इसके कारण जो है वो नात्सी प्रचार जो था, यानी कि हिटलर की जो पार्टी थी उनके प्रचार ने लोगों को एक उम्मीद की किरण जो है वो दिखा दी। 1929 में नात्सी पार्टी ने जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। 1929 में जो नात्सी पार्टी थी उसको 2.6% वोट ही मिले थे जब उनका जर्मन संसद में चुनाव हुए थे, जबकि 1932 में आते आते 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। पर देखो 3 ही साल में 29, 30, 31, चौथे साल में 1932 के अंदर जब दोबारा इलेक्शंस हुए, या हम 5 साल की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी यानी कि 37% जो उनके पास परसेंटेज जो वोट है उनको मिले थे। अब नाजी प्रचार की कला। अब हिटलर जो था ना वो एक जबरदस्त वक्ता था। जबरदस्त वक्ता मतलब जो वो भाषण देता था ना तो लोगों का मन मोह लेता था, अपनी उनको पूरा प्रभावित कर देता था। अपने जोशीले भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। यानी कि हिटलर ने लोगों से वादे किए थे कि जो वर्साई की संधि में उनके साथ नाइंसाफी हुई है उसका वो बदला लेगा। प्रतिशोध मतलब बदला लेगा। जर्मन को एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो बनाएगा। उसके अलावा समाज में जो जर्मन की प्रतिष्ठा है, जो डिग्निटी थी, जो उनका मान सम्मान जो खो गया था वो उन्हें वापस दिलवाएगा। इसके अलावा जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य जो है वो देके चलेगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। मतलब हर कोई दिखावे में विश्वास करता है आजकल, तो दिखावा करना पड़ता है क्योंकि लोग वैसे इकट्ठा नहीं होते। तो हिटलर को भी ये बात पता थी। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं जो है वो की।
स्वस्तिक छपे लाल झंडे, स्वस्तिक का निशान होता है ना ऐसे, मेरे को पता तो नहीं वो सीधा कैसे होता है, ऐसा सा कुछ था। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन की हिस्सा थी, यानी कि वो बताती कि हिटलर का कितना प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर जा रहा है। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि एक समाज को, उस समाज में अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। वहाँ के लोग जो थे, वहाँ का समाज जो था, वो वर्साई की संधि के कारण पूरी तरह उनकी बेइज्जती हो चुकी थी, पूरी तरह डिसरिस्पेक्ट उनकी हो चुकी थी। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी लग रही थी, जो एक भीषण आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर चुका था, क्योंकि उनके जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल कंगाल हो चुका था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं बचा था उसके पास। उसके बाद में है लोकतंत्र का ध्वस। लोकतंत्र का ध्वस का मतलब क्या है कि जितनी भी काफ़ी सारी पार्टियां वगैरह होती हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। जो प्रेस वगैरह होती है उनके ऊपर जो है वो कुछ रोकथाम जो है वो लगा दी गई। तो 30 जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना तथा संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया, लोकतंत्र को निकाल दिया उन्होंने। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस तथा सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिकों के अधिकार अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गए। कोई अपनी बात बोल नहीं सकता, अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप दे नहीं सकते। प्रेस जो था वो उसकी जो आज़ादी थी वो छीन ली गई कि आप कुछ छाप नहीं सकते सरकार के विरुद्ध, या उनकी चुगलियां नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। कोई सार्वजनिक सभाएं वगैरह करने से जो है उनको रोक दिया गया। ठीक है, 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम जो था, इनेबलिंग एक्ट जिसको बोलते हैं, के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के लिए निरंकुश अधिकार मिल गए। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब एक ही पार्टी रख ली उसने, अब वो जीतेगी तो वही जीतेगी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। मतलब एक आप बोल सकते हो ना कि हिटलर ने जब पहले बड़े बड़े वादे किए थे, बट उसके बाद में उसने क्या किया था, अपने ही देश की जनता से उनके अधिकार जो है वो छीन लिए थे धीरे धीरे करके। तो आप जब हिटलर का नाम भी सुनते हो ना तो आपके दिमाग में एक छवि उभरने शुरू हो जाती है कि तानाशाह, निरंकुश। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, मतलब जो वो बोलेगा वही होगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं। तो हिटलर ने भी यही किया था। उसके बाद है बेटा इसके कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उनके सॉल्यूशंस को। तो बेटा आप बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के डिस्कशन की। तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे, यानी कि कौन कौन से कारण थे। तो हिटलर के उत्थान के कारण निम्नलिखित हैं। उत्थान या उदय एक ही बात होती है। पहला है वर्साई की संधि। वर्साई की अपमानजनक संधि के बाद जर्मनी के लोग बदला लेना चाहते थे। इसके लिए वेमर गणराज्य की जगह, जो वाइमर गणराज्य था उसकी जगह पे उन्हें एक प्रभावशाली नेता और मजबूत सरकार की वो तलाश कर रहे थे, जो उनको हिटलर में मिला। आर्थिक संकट, 1929 के आर्थिक संकट ने जर्मन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जर्मनी में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में बड़ी वृद्धि हुई और बड़ी संख्या में उद्योग और व्यापार उस अवधि में ढह गए मतलब बंद हो गए, ठप हो गए। उसके बाद है तीसरा, हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, एक अच्छे वक्ता के रूप में, और प्रचार की कला ने भी उसे सत्ता में आने की मदद की। यानी कि उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी, जिससे वो जैसे बोलते थे, जैसे कि बातें करते थे, ठीक है, तो उससे लोग जो है वो प्रभावित होते थे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, हिटलर ने जो जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए। तो उन्होंने एक मजबूत राष्ट्र बनाने, वर्साई संधि के अन्याय को कम करने और जर्मन लोगों की गरिमा को बहाल करने का वादा किया। उन्होंने काम की तलाश करने वालों और युवाओं को सुरक्षित भविष्य के लिए रोजगार का वादा किया। उन्होंने सभी विदेशी प्रभावों का निराकरण करने, यानी कि उनका निवारण करने का, और जर्मनी के खिलाफ सभी विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने का वादा किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जर्मनी के जो हालात से वो बद से बदतर हो चुके थे, तो उसको नियंत्रण करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए।
तो वहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने, रैली और जनसभाओं का आयोजन किया गया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये दूसरा पॉइंट है बेटा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद में तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि जो वो बोलेंगे वही वो है वो छाप सकते हैं, इसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो छाप नहीं सकते। विशेष बलों का गठन, जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया गया, ये आपका विशेष बलों का गठन, ये 2 पॉइंट्स है बेटा, 2 अलग अलग पॉइंट है, ये पता नहीं प्रिंटिंग की मिस्टेक है, सो मैं आपको बता देती हूँ। आपका फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, उसके बाद में ये फिफ्थ पॉइंट है जनसंचार माध्यमों का उपयोग, और उसके बाद में है तानाशाही शासन की स्थापना जो है वो की गई। एक लोकतंत्र होता है, एक तानाशाह होता है। तानाशाह जहाँ पे एक की ही चलती है, राजा की चलती है, प्रजा की नहीं, तो लोकतंत्र में प्रजा की चलती है, ठीक है, और राजा दोनों की बराबर चलती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या आप मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। हाँ, मैं भी अन्य लोगों की तरह मीडिया पर प्रसारित बात और विचारों से काफ़ी प्रभावित होती हूँ। किसी विशेष चीज़ से संबंधित विज्ञापन दिन प्रतिदिन अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं। हम मीशो का एक उदाहरण ले सकते हैं। मीशो एक आपकी ऑनलाइन बिजनेस ऐप है जिस पे आप रीसेलिंग करके और जो है वो पार्ट टाइम बिजनेस जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जहाँ पर एक आप एक पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। मीशो एक जैसे ऐप केवल हर मोबाइल, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है हर एक मोबाइल और हर एक टीवी स्क्रीन पर विज्ञापन या प्रचार के कारण ही पहुंचा, जिससे हम इन्फ्लुएंस हुए हैं। जब मैंने देखा था तो मैं भी सोच रही थी कि वी कैन ट्राई इट, बट थोड़ा आसान नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड होता, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे आप कर लीजिए, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, मैं दोबारा अंडरलाइन कर देती हूँ, देन थर्ड, ये फोर्थ हो गया, उसके बाद में ये फिफ्थ पॉइंट है, और टोटल 6 पॉइंट लिखे हैं, ये 6 पॉइंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। ये है पहला सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो, और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाते जाते अपना एक कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर करके जाइए, और ऐसे ही वर्कशीट्स के और सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।